हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और हम महात्मा गांधी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज इनके पार्ट 2 में हम महात्मा गांधी के भारत आगमन को देखेंगे और इनके यहाँ किए गए सत्याग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी भारत आते हैं और यहाँ पर ये सत्याग्रह करते हैं। दोस्तों, आओ देखते हैं महात्मा गांधी जी का भारत आगमन। दोस्तों, गांधी जी इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में वह सत्याग्रह करते हैं और उसके बाद वह सर्वप्रथम भारत 9 जनवरी 1915 को आते हैं। तो दोस्तों, ये डेट आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखनी है कि वो भारत सर्वप्रथम कब आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन को 9 जनवरी को हम प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, इससे आपका एक फैक्ट और कंप्लीट हो रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम किस दिन मनाते हैं, 9 जनवरी को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी को सलाह देते हैं कि आप भारत में आते ही कोई आंदोलन या कोई सत्याग्रह मत करना, पहले आप 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण कीजिए, यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानिए, उनकी क्या समस्या है और उनके बीच में अपना पक्ष रखिए। उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं जाकर आंदोलन या फिर कोई सत्याग्रह की शुरुआत कीजिएगा। तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करते हैं। इसके बाद गांधी जी 1917 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, इसकी स्थापना करते हैं। बाद में भविष्य में इसी से ये दांडी मार्च की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, साबरमती आश्रम गांधी जी का कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। ये क्वेश्चन भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद गांधी जी द्वारा प्रारंभ में अंग्रेजों का सहयोग किया गया। दोस्तों, गांधी जी इंग्लैंड में पढ़े थे और वह सोचते थे कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करने के लिए भारत में आए हैं और वह भारत का भला ही करेंगे। और गांधी जी का अंग्रेजों के प्रति रवैया बहुत अच्छा था और वो इनको एक भला इंसान समझते थे। लेकिन जब गांधी जी भारत में आते हैं और वह यहाँ की कालांतर में तत्कालीन स्थितियों को देखेंगे कि अंग्रेज जैसा मैं सोचता हूँ वैसे नहीं है, तो वह अपना पक्ष भी बदल लेंगे। गांधी जी ने जब भारत आए तो यहाँ पर आने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजी सेना में भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया। यहाँ के जो नवयुवक थे, नौजवान लोग थे, उनसे गांधी जी ने आग्रह किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों का सहयोग करें, सेना में शामिल हों। और प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, तो उसमें अंग्रेजी सेना में शामिल होकर आप ब्रिटेन का नेतृत्व करें और अंग्रेजों को जीत दिलाएं। पर यहाँ के लोगों ने इसको सही नहीं समझा और इसी कारण से लोगों ने इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट या एक एजेंट के रूप में, दलाल के रूप में इन्होंने इनको समझा कि गांधी जी तो क्या है, एक भर्ती करने वाले सार्जेंट। इसी वजह से अंग्रेजों ने इनको अपना पक्षधर समझा और अंग्रेजों ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। बाद में चलकर गांधी जी इस उपाधि को वापस भी लौटा देंगे, लेकिन शुरुआत में गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा क्या उपाधि दी गई? केसर-ए-हिंद की। बाद दोस्तों, गांधी जी 3 सत्याग्रह करेंगे भारत के अंदर। इनके तीनों ही सत्याग्रह भारत में एकदम हिट होते हैं। गांधी जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। सभी लोगों की नज़रों में गांधी जी अपनी एक अलग ही इमेज बना चुके होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी कहाँ पर करेंगे? चंपारण। और चंपारण कहाँ है दोस्तों? बिहार में। कब करते हैं? 1917 में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। और सर्वप्रथम सत्याग्रह कब किया जाता है? सन 1917 में। दूसरा सत्याग्रह दोस्तों, दूसरा सत्याग्रह गांधी जी करते हैं अहमदाबाद में। कब? 1918 में। और तीसरा सत्याग्रह गांधी जी करते हैं खेड़ा में। दोस्तों, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही गुजरात में है और यह सत्याग्रह भी गुजरात का कब होता है? खेड़ा का 1918 में। तो दोनों सत्याग्रह 1918 में है और पहला वाला सत्याग्रह 1917 में है। तो दोस्तों, तीनों ही सत्याग्रह के बारे में आपको याद रखना है और इनका सन भी याद रखना है और ये जगह कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। दोस्तों, पहला सत्याग्रह चंपारण का सत्याग्रह। दोस्तों, चंपारण बिहार में है।
गांधी जी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह था। इसके पहले गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था वह दक्षिण अफ्रीका में किया था। किसके विरुद्ध करेंगे? नील की खेती के विरुद्ध। नील आपको सबको पता है एक रंग होता है जो हम सफेदी के लिए यूज करते हैं, और भी कई जगह नील का यूज किया जाता है। ये वही नील की खेती है। किसके आग्रह पर ये आएंगे चंपारण? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ये चंपारण आएंगे। और इनके सहयोगी कौन होंगे? इनके सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी इनके सहयोगी होंगे। दोस्तों, ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे आगे चलकर। और इनके एक सहयोगी यहाँ पर और होंगे, मजरुल हक। तो दोस्तों, कौन कौन है इनके सहयोगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और मजरुल हक। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये कहाँ आ रहे हैं? चंपारण। इसके बाद किसानों ने यहाँ विद्रोह किया था। इस विद्रोह का कारण क्या था? दोस्तों, यहाँ के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। उसका कारण था क्योंकि नील की खेती करने से जमीन क्या हो जाती है? बंजर। और 1885 में बंगाल में टेनेसी एक्ट लगता है, जिसके कारण नील की खेती पर क्या लगा दिया जाता है सरकार के द्वारा? प्रतिबंध। लेकिन नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी। किनके द्वारा? बगान मालिकों के द्वारा। जो बाग बगीचे जिनके हुआ करते थे वो मालिक जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे। और बिहार की कुल जमीन के 3/20 भाग या 15% भाग पर बगान मालिकों ने नील की खेती अनिवार्य कर दी थी कि आपको जो जमीन है उसका 15% भाग या 3/20, फ्रैक्शन में कहेंगे तो 3/20 और परसेंटेज में बोलेंगे तो 15%, दोनों ही आपको याद रखना है। यह परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इस पर बगान मालिकों ने नील की खेती क्या कर दी थी? कंपलसरी, अनिवार्य कर दी थी। इसी ही क्या कहा जाता था? 3 कठिया पद्धति। इसी पद्धति को क्या कहते थे? 3 कठिया पद्धति। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 3 कठिया पद्धति किसे कहते थे? तो जो जमीन का कुल भाग होता था उसके 3/20 भाग या 15% भाग पर नील की खेती क्या कहलाती थी? 3 कठिया पद्धति। किसान नील की खेती बिल्कुल नहीं करना चाहते थे क्योंकि जिससे जमीन अनउपजाऊ हो, बंजर हो, ऐसी खेती को कर किसान क्या करना चाहेगा? लेकिन बगान मालिक इस खेती को करवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये खेती नहीं करते थे तो इनको इसके बदले में बगान मालिक को क्या देना पड़ता था? मुआवजा। इसलिए चाहते थे कि बगान मालिक ये खेती करे लोग किसान, और अगर नहीं करना चाहते तो हमें उसके बदले में प्रॉफिट दें, मुआवजा दें। इस बात पर किसान सहमत नहीं थे। किसान ऐसा नहीं चाहते थे कि अब अगर हम खेती नहीं करें तो इसका मुआवजा भी दे। इसलिए किसान क्या करेंगे? यहाँ पर विद्रोह करेंगे। और जब इनका विद्रोह का नेतृत्व राजकुमार जी शुक्ल करेंगे तो वह चाहेंगे कि ये आंदोलन अब बड़ा हो, तो इसके लिए वह सत्याग्रह करने के लिए किसको बुलाएंगे? महात्मा गांधी को। गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह करेंगे आके, और यहाँ पर गांधी जी का सत्याग्रह क्या हो जाएंगे? हिट हो जाएगा, सफल हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसी अवसर पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाएगी। दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था उपाधियों में कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, और यहाँ पर ही वह उपाधि दी गई थी। कब? जब चंपारण का सत्याग्रह हिट हो जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की उपाधि देते हैं। और इसके बाद से ही दोस्तों गांधी जी का नाम महात्मा गांधी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला सत्याग्रह होता है अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद आप सभी को पता है गुजरात में। दोस्तों होता क्या है, 1918 में प्लेग की बीमारी चल रही होती है, तो कोई भी मजदूर कार्य नहीं करना चाहते हैं क्योंकि प्लेग की बीमारी उन दिनों में एक महामारी का रूप ले चुकी होती है। तो मिल के मजदूर यहाँ पर कार्य करने से मना करते हैं, लेकिन जो मिल के मालिक होते हैं वह इनको यहाँ पर लालच देते हैं कि अगर आप कार्य करोगे तो आपको 50% बोनस दिया जाएगा। तो पैसे की वजह से यहाँ पर मिल के मजदूर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर पहले तो मिल के मजदूरों से कार्य करवा लिया जाता है, लेकिन उनको 50% बोनस नहीं दिया जाता। उनसे कहा जाता है कि हम 50% बोनस नहीं देंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर कितना बोनस देंगे? 20%। लेकिन किसान यहाँ पर इसके लिए राजी नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं? विद्रोह। और यही क्या बनता है इनके विद्रोह का कारण। इसके बाद गांधी जी ने
35% बोनस दिलाने में सफल होते हैं। गांधी जी यहाँ आएंगे, सत्याग्रह करेंगे और उनको 35%, 50 तो नहीं 35% तक बोनस दिलाने में सफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच का एक रास्ता निकलवाते हैं गांधी जी, जिससे किसानों को नुकसान ना हो। 20 की जगह उनको कम से कम 35% बोनस तो मिल सके। और यहाँ पर भी गांधी जी का सत्याग्रह हिट होता है और गांधी जी यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल करते हैं, या फिर उपवास जिसको आप बोल सकते हो, वह यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक नेता का नाम और आता है, इंदुलाल याग्निक। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर सबसे पहले उपवास या भूख हड़ताल की गई थी गांधी जी के द्वारा। पहले में तो उनका यह याद रखना है कि उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, दूसरे में उनका भूख हड़ताल। तीसरा सत्याग्रह होता है खेड़ा का सत्याग्रह। दोस्तों कई पुस्तकों में आपको खेड़ा का सत्याग्रह पहले और अहमदाबाद का बाद में मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों सत्याग्रह में लगभग 7 दिन का अंदर है। 15 मार्च 1918 को लगभग अहमदाबाद का सत्याग्रह किया गया था और 22 मार्च को और 1918 को खेड़ा का सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा का सत्याग्रह गुजरात में है। किसानों का विद्रोह का यहाँ पर क्या कारण रहा था? यहाँ किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था क्योंकि 1918 में ही अकाल भी पड़ता है प्लेग की महामारी के बाद यहाँ पर, और सारी फसलें नष्ट हो जाती है, जिसके कारण लोग लगान देने में असमर्थ थे। लेकिन सरकार की क्या रीति थी? सरकार की रीति ये थी कि 25% फसल होने पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? लगान। तो दोस्तों अब लगान कैसे दे किसान? तो इसके लिए किसान यहाँ पर आंदोलन करेंगे। अगर किसान 25% फसल होने पर भी लगान देगा तो वो खाएगा क्या? उसके पास खाने के लिए बचेगा क्या? तो किसान यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे। और जब आंदोलन और विद्रोह करेंगे तो यहाँ पर किसको बुलाया? यहाँ पर दोस्तों बुलाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल द्वारा गांधी जी को। ये दोनों किसको बुलाएंगे? गांधी जी को। और गांधी जी को यहाँ भी सफलता मिलेगी। गांधी जी द्वारा यहाँ पर तीसरा सत्याग्रह किया गया, वो भी पूरी तरह क्या होगा? हिट होगा। और गांधी जी यहाँ पर यह निर्णय निकलवाएंगे कि जो लगान देने में सक्षम है वही लगान दे, जिसकी फसल खराब नहीं हुई है वही लगान दे, बाकी सभी लगान ना दे। तो ये सत्याग्रह भी हिट होता है। अगर दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।